वन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट दूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप 30 में से 18 से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पे सत्य है? पहला कथन यहां पे है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा है यहाँ पे सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तीसरा है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। चौथा है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये तो आपका होगा ही नहीं, है ना। चलिए अब तीनों में से बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, प्रश्न को आप फिर से देख सकते हैं और ऑप्शन को भी देख सकते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पे सत्य है? चौथा होगा नहीं, बताइए सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। सीटेट एग्जाम बहुत नजदीक है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। चलिए बताइए सब लोग। तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आगे। यहां पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? और जितने भी ऑनलाइन आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। बताइए सब लोग, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो इसमें ये वाला निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन यहां पे आपका दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहां पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, अनुक्रमणीयता। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? गुड मॉर्निंग सभी को भाई। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप की लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। टेट बीएड की क्लासेस वहां पे आपको मिलेंगी एंड फ्री मॉक टेस्ट भी आपको वहां पे मिलेगा हर एग्जाम का, तो डाउनलोड जरूर कर लीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक जो है विचार की एक सीमा नहीं है? तो इसमें प्रतीकात्मक विचार का विकास नहीं है। ओके, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं चौथा, यहां पे कि किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। बताइए 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक जरूर करते हैं सब लोग जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। तो यहां पे तीसरा, इसके अलावा कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, इसके अलावा सारे जो हैं खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 5। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? 5 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? गुड मॉर्निंग भाई, सभी लोग जवाब दीजिए। 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ये वाला कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ओके, ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है यहां पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयां, नियमित कार्य,
नियमित इकाई परीक्षण रैंकिंग या व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि क्षमता समूह बनाना या रैंकिंग? बताइए 6 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पहला वाला, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ठीक है ना। ये विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पहला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है करें, या जीवन सच जो है सच्चा शिक्षक है? बताइए 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? 7 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। बताइए 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान में जो है आपको बताना है किसे माना जाता है योगदान के रूप में। 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, या उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, या उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। 9 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, या में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, या में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, या समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है? बताइए 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे एक उभयलिंगी व्यक्तित्व जो है, यहाँ पे एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बच्चे जो है किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति या ट्यूशन? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। बताइए बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? तो यहां पे किसको छोड़कर? ट्यूशन को छोड़कर, ठीक है ना। यहां पे ऑप्शन जो आपका होगा चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 का जवाब दीजिए। यहां पे मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, या उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, या परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, या वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। बताइए मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि क्या होगा? बताइए 12 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे 13,
एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, या प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। बताइए, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है क्या? 13 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। तो यहां पे बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत जो कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 14। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चों की जो है प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, या बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, या आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, या बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। बताइए 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? गुड मॉर्निंग सभी को, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए आप लोग तीनों में से बताइए कौन सा होगा, तीनों में से बताइए 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, किसमें? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। 15 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। कौन सा नहीं है इसमें बताइए? सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है कौन सा? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, बिल्कुल सही है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यह भी सही है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, यह भी सही है। यह आपका नहीं सही है कि यह बच्चों की को जो है धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, ठीक ना। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 16। बच्चों में प्रतिभाशालिता किसके कारण हो सकती है? आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण के कारण, या सफल माता पिता, या एक जो है अनुशासित दिनचर्या। 16 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। बच्चों में प्रतिभाशालिता जो है किसके कारण हो सकती है? तो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया से, ठीक है ना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 17। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, या उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, या उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें, या बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। बताइए 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो क्या होगा यहां पे? 17 का जवाब दीजिए। सेवेंटीन का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और तथा उनका उपयोग करता है। तो यहां पे 17 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप, यहाँ पे हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, या उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, या उन्हें उनके जो है प्रति स्नेही होने के नाते पर, या उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। 18 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 19। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? एक कार्य को छोटे प्रबंधनी जो है खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। 19 का जवाब दीजिए। कौन सा नहीं है इसमें बताना है आपको? नेगेटिव, तो ये वाला उन्हें फटकार लगाना, बेचैन होने पर
अक्सर उन्हें फटकार लगाना, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिसलेक्सिक हैं या सृजनात्मक या प्रत्यास्थी हैं। बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या हैं? 20 का जवाब दीजिए सब लोग। तो जो सृजनात्मक हैं, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन यहां पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे 21, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? बताइए, कौन सा नहीं कर सकता है? किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। 21 का जवाब दीजिए सब लोग। बताइए 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए सब लोग। तो यहां पे अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना होगा। डी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न यहां पे 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है इसमें? 22 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, बताइए संवेग कौन सा इसमें? तो डर इसमें संवेग है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, या बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, या बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा, या जो है यहां पे चौथा ऑप्शन आपका जो है, चलिए इन तीनों में से ही बताइए, चौथा होगा ही नहीं। चलिए बताइए आप लोग, 23 में से बताइए। बताइए सब लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है यहां पे? तो यहां पे बी वाला होगा कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 24 का जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, यह आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बताइए 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है यहां पे? ये वाला कि आराम के लिए है, जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 25, कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? बताइए, समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है कौन सी कक्षा? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे, यह वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, या अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में जो है एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो, या पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचलित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। 25 का जवाब दीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है इसमें? तो ये वाला, दूसरा वाला, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है यहां पे। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं, वे एक राज्य या राष्ट्र में जो है अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। बताइए किससे प्राप्त की है? फटाफट जवाब दीजिए।
तो यहाँ पे एनसीएफ 2005 ने जो है अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहन स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। बताइए 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, जवाब दीजिए। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, इसमें बताइए। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। 29 का जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है, इसमें ये वाला चौथा वाला, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, या बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में? बताइए। प्रश्न पॉजिटिव है तो पॉजिटिव उत्तर भी आपका आना चाहिए। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन डिसाइड यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट है, क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एप्लीकेशन को जरूर से जरूर आप लोग डाउनलोड कर लेना, बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जाइए प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।